उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा किया और कहाँ कहाँ किससे किससे शास्त्रार्थ किया। उस ग्रंथ का नाम है शंकर दिग्विजय। और उस ग्रंथ की रचना विद्यारण्य स्वामी ने किया। विद्यारण्य और बादरायण स्पेलिंग एक जैसी लग रही थी, इसलिए आचार्य शंकर ने अपने दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए बादरायण के ब्रह्मसूत्र, समस्त उपनिषद और भगवत गीता, इस संपूर्ण लिटरेचर पर एक भाष्य लिखा। एक क्या माने प्रत्येक का लिखा अलग अलग, और उस भाष्य के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता ही नहीं, राष्ट्रीय एकात्मता ही नहीं, बल्कि वैश्विक एकात्मता की स्थापना की कि केवल आत्मतत्व केवल भारतवर्ष में नहीं है, भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ नहीं है, तो जहाँ भी सृष्टि का विस्तार है, जहाँ तक वहाँ तक आत्मतत्व विस्तीर्ण है। और आत्मतत्व का तात्पर्य भी केवल मनुष्यों तक सीमित करना नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह उसी आत्म का विस्तार है। वैदिक ऋषि कहता है सो अकामयत एकोहम बहुश्याम। उस परम सत्य ने अकामयत इच्छा किया, मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊं। एक से अनेक जो हुआ वह वही परम तत्व है। और उसी प्रकार के मंत्रों में यह भी कहा गया कि तत्सृष्ट्वा तमेवानुप्राविशत्। उसके अकामयत कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, और फिर उसकी सृष्टि करके वह उसी में समाहित हो गया, उसी में प्रविष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि यह सृष्टि और इसका कोई एक अंग, ईंट पत्थर से लेकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी तक और मनुष्य तक, इनमें से कोई भी अंग उस सृष्टा से पृथक नहीं है, क्योंकि वह अपनी सृष्टि की रचना करके उसी सृष्टि में समाहित हो गया। ऐसा हमारा वैदिक ऋषि कहता है। बहुत से ऐसे सृष्टि विज्ञान हैं विश्व के तमाम दार्शनिक संप्रदायों में, जहाँ सृष्टि करने के बाद सृष्टा किसी और लोक में बैठ करके इस सृष्टि का संचालन करता है। लेकिन भारतीय परंपरा ऐसा नहीं मानती। भारतीय परंपरा यह मानती है कि जिसने सृष्टि किया है, जो सृष्टा है, और कम से कम वेदांत की परंपरा यह नहीं मानती है जिसने सृष्टि किया है वह सृष्टि करने के अनंतर किसी सृष्टि में प्रविष्ट हो गया है, और इसलिए सृष्टि उससे पृथक नहीं है, वह सृष्टि से पृथक नहीं है। जो भी उसकी रचना है वह रचना ही वह है, वह अपनी रचना में ही है। और बल्कि में लगाने पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब रचना और रचनाकार अलग अलग हो जाएंगे। वह अपनी रचना ही है। तो जो महामनीषी अद्वैत की इतनी व्यापक कल्पना करता है, वह अनेकत्व का पोषण कर ही नहीं सकता। आचार्य शंकर की दार्शनिक मजबूरी थी। अभी कुलपति महोदया के कक्ष में बैठकर हम लोग ये कह रहे थे कि किसी की पॉलिटिकल फिलॉसफी भी समझना हो या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी समझना हो, तो अगर उसकी मेटाफिजिक्स को, अगर उसकी तत्व मीमांसा को ठीक से समझ लिया जाए, तो हम जान जाएंगे कि वो इस प्रकार के विशेष प्रकार के राजनीतिक दर्शन में बंधा हुआ क्यों है, या विशेष प्रकार के शिक्षा दर्शन में क्यों बंधा हुआ है। चाहे वो जॉन लॉक हो, चाहे रूसो हो, चाहे जो भी हो, कुछ एजुकेशनिस्ट की चर्चा मैडम से हुई है। आज अस्वस्थ है, नहीं तो उनको आना था इस सभा में। वास्तव में अगर उन दार्शनिकों की तत्व मीमांसा का ठीक से समझ हमारे अंदर आ जाए, तो हम जान जाएंगे कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी रहेगी। हमें आनंदानंद जी ने आमंत्रित किया, ये तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं,
कुछ शंकराचार्य की पॉलिटिकल फिलॉसफी की चर्चा अगर करने के लिए कोई कर दे तो ये लगेगा कि जो मोक्ष का साधक है उसकी कैसी पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसको पॉलिटिक्स से क्या मतलब। लेकिन राष्ट्रीय एकता के निर्माण में उन्होंने जो कुछ किया है वह, उसको नाम चाहे जो दे दीजिए, पॉलिटिक्स कहिए चाहे उसको सोशियोलॉजी कह दीजिए कि सामाजिक चिंता किया या राष्ट्र की चिंता किया, लेकिन वास्तव में वह समग्र रूप से सृष्टि मात्र की चिंता का दर्शन है। वह उस एकात्मता और एकता का दर्शन है जिसके बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमने अभी जिस ग्रंथ शंकर दिग्विजय की बात कही, विद्यारण्य स्वामी ने उसको लिखा है, उसमें उन्होंने कालड़ी से चल करके और संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए सुदूर पूर्वोत्तर में, सुदूर पूर्वोत्तर से लेकर के और पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एकात्मता की स्थापना करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वह आद्य शंकराचार्य हैं। और वो भी बहुत अल्प व्यय में ही ये सब करके उन्हें लौटना भी था और काम थे वहाँ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्। ये 8 में चतुर्वेदी हो गए, 12 में भाष्य में द्वादशे सर्वशास्त्रविद, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 साल की उम्र में सारे भाष्य लिख डाले और बाकी जो उम्र बची उस समय उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और 32 वर्ष की आयु में उनको जाना था, जानते थे। हमारे गुरुजी जब हम लोगों को वेदांत पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, तो वो ये कहा करते थे कि शंकराचार्य सामान्य शास्त्रार्थी नहीं थे। अगर कोई अपना अभिमत ले करके और ध्यानस्थ होकर बैठा हुआ है तो उसको जगाते थे कि उठो, मुझसे शास्त्रार्थ करो, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, और अगर हार जाते हो तो तुम अद्वैतवाद को स्वीकार करो। और इसी प्रकार का एक प्रसंग यहाँ से मिलता है जिस नगरी में हम लोग हैं, प्रयागराज से, कि आचार्य कुमारिल भट्ट बहुत बड़े मीमांसक और वैदिक आचार्य थे। उन्होंने बौद्धों की तर्क पद्धति, बौद्ध उस समय बहुत प्रभावशाली थे और वो सबको पराजित करते चले जा रहे थे। मीमांसक और नैयायिक बुरी तरह पराजित थे। उन्होंने बौद्ध तर्क पद्धति सीखने के लिए छद्म रूप में बौद्ध आश्रम में, बौद्ध मठ में प्रवेश किया और वहाँ से बौद्ध तर्क पद्धति सीख करके बाहर आए और फिर मीमांसक के रूप में बौद्धों को परास्त किया और अपने उस गुरु को भी परास्त किया जिनसे उन्होंने लॉजिक सीखी थी, तर्क विद्या सीखा। लेकिन फिर उनकी मीमांसक अंतरात्मा जागृत हो उठी और उन्होंने कहा कि छद्म वेश में मैंने शिक्षा ग्रहण किया और उस शिक्षा से मैंने इनको पराजित भी किया, लेकिन यह तो अपराध है, यह पाप है और इसका प्रायश्चित ये है कि ऐसे व्यक्ति को भूसी की आग में जल करके, माने तिल करके जल करके आत्मदाह करना चाहिए। और जब शंकराचार्य पहुँचे हैं उनसे शास्त्रार्थ करने, तो उस समय वो चिता पर बैठ चुके थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम तो नहीं उतर सकते यहाँ से, संकल्पबद्ध हैं, लेकिन आप माहेश्वती नगरी जाकर के और वहाँ मंडन विश्व से शास्त्रार्थ करिए और अगर आप जीत जाएं तो आप कहिएगा कि मैं कुमारिल हार गया। मतलब एक गुरु को अपने शिष्य पर कितना विश्वास था कि मैंने उनको सब कुछ सिखाया है,
अगर मंडन मिश्र हार सकते हैं तो मैं हारा हुआ हूँ। शंकराचार्य वहाँ गए, क्या क्या कहानी लंबी है और समय हम लोगों के पास थोड़ा है। वहाँ एक बढ़िया प्रसंग है, इसलिए उसकी चर्चा कर देता हूँ। किसी महिला से या कुछ महिलाओं से शंकराचार्य ने, बाल सन्यासी ने पता पूछा कि मंडन मिश्र का कौन सा घर है। तो उन लोगों ने उत्तर दिया पता बताते हुए कि आप सीधे चले जाइए, फिर बाएं मुड़िएगा और जिस घर के दरवाजे पर तोते आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो वदंती, शिष्योपशिष्यै प्रतिगीयमाना अवेहि तत् मंडन मिश्र गेहम। यहाँ शिष्य और उपशिष्य आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो और तोते आपस में स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य पर संवाद कर रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो, वही घर है मंडन मिश्र का। हम लोग दर्शन के विद्यार्थी के रूप में अनुभव करते हैं कि प्रामाण्यवाद का अध्ययन भारतीय ज्ञान मीमांसा में सबसे कठिन टॉपिक होता है, लेकिन मंडन मिश्र के यहाँ तोते भी इतना वह आश्रम प्रबुद्ध आश्रम था कि वहाँ के तोते भी स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य की चर्चा कर रहे थे। वह शास्त्रार्थ हुआ, उसमें क्या क्या कैसे जय पराजय का निर्धारण हुआ, पर काया प्रवेश की चर्चा भी मैडम के चैम्बर में कर रहे थे, वगैरह वगैरह। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक ऐसा आचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद के माध्यम से एकात्मता के सर्वश्रेष्ठ आदर्श की स्थापना की, वह आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे। हम लोग थोड़ा सा उस सामाजिक पृष्ठभूमि की तरफ झांके, तब यह बात उभर कर सामने आती है कि आखिर इसका महत्व क्या रहा, विशेष महत्व क्या रहा। क्योंकि ऐसे तो